नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और आज हम साइंस के तहत साइंस पार्ट 5 के तहत देखेंगे जैव प्रक्रम का जो है चैप्टर नंबर 1 है पोषण। क्योंकि जो जैव प्रक्रम है ये कई चैप्टर्स में जो है आपका आता है, ठीक है। इसमें जो पहला चैप्टर है या सब टॉपिक कह सकते हो वो है पोषण। तो आज हम पोषण को ही बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करते हुए जो है समझेंगे, ठीक है ना। समझते हुए कवर करेंगे। आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया। चलिए भाई इधर यहां से देखते हैं। जीवों की पोषण प्रक्रिया निम्न प्रक्रमों के अंतर्गत होती है। कह रहा है कि जो पोषण है वो एक बहुत लंबी और जटिल प्रक्रिया है। तो कह रहा है कि वो कितने प्रक्रमों में होती है। तो कह रहा है कि जितने भी प्रक्रमों में होती है तो उसको नीचे उसके जो है नाम दिए गए हैं। देखते हैं भाई क्या क्या नाम है इसके। अरे क्या हो गया, क्यों नहीं रहा भाई मेरे। अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है जब हम कोई भी चीज खाते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। फिर पाचन, फिर उसके बाद में जो है जो भी चीज हम खाते हैं तो वो हमारे पेट के अंदर जाती है। उसके बाद में उसका जो है पाचन होता है, डाइजेशन होता है। फिर तीसरी जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है कि उसमें जो अच्छी चीजें जैसे विटामिन हो गई, वसा, प्रोटीन, ये चीजें शरीर हमारा जो है हमारे शरीर के अंदर ही ऑब्जर्व कर लेता है। फिर स्वांगीकरण हो गया और स्वांगीकरण के बाद में बहिक्षेपण। ये बहिक्षेपण क्या होता है? ये पोषण की सबसे लास्ट प्रक्रिया है और इसके तहत जो अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं हमारे शरीर में वो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं, तो उसी को बोलते हैं बहिक्षेपण, ठीक है। लास्ट में इन्होंने जो है सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो पोषण की प्रक्रिया होती है पौधों में, तो उसका इन्होंने रासायनिक समीकरण दिया है। आप लोग यहां पे देख लेना, ठीक है। इसको मैं नहीं समझाऊंगा। आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण 2 प्रक्रमों में पूर्ण होता है। कह रहा है कि अगर हम जो है सामान्य रूप से देखें तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो जो है 2 स्टेपों में आपकी कंप्लीट की जाती है। कौन कौन से स्टेप हैं? प्रकाश अभिक्रिया, पहले वाले को प्रकाश अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए दूसरा टाइप कौन सा है या दूसरा स्टेप कौन सा है? अप्रकाशिक अभिक्रिया या फिर ब्लैक मैन अभिक्रिया स्ट्रोमा में जो है आपकी ये होती है। चलिए सबसे पहले हिल अभिक्रिया को हम समझते हैं कि हिल अभिक्रिया आखिरकार में फ्रेंड्स होती क्या है। हिल अभिक्रिया, यह अभिक्रिया हरित लवकों के ग्रेना में पर्णहरिम की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। कहने का मतलब है जो पौधे होते हैं तो उनका एक अंग उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व होता है हरित लवक, जिसे हम इंग्लिश में जो है कभी कभी हिंदी में पर्णहरिम भी बोल देते हैं और इंग्लिश में इसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। तो कह रहा है कि वहां पे संपन्न होती है कौन सी? हिल अभिक्रिया। और कब संपन्न होगी? जब प्रकाश की उपस्थिति होगी, तब जो है ये अभिक्रिया आपकी संपन्न होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। भाई प्रकाश संश्लेषण को कौन कौन से कारक जो है वो प्रभावित करेंगे? तो कह रहा है प्रकाश संश्लेषण को प्रकाश, बिल्कुल, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तभी फ्रेंड्स होगा जब पेड़ पौधों को प्रकाश मिल पाएगा, लाइट मिल पाएगी, तभी आपका जो प्रकाश संश्लेषण होगा। तो सबसे पहले तो प्रकाश संश्लेषण ही आपका जो है प्रभावित करता है। सीधी सी बात है, वही प्रभावित करेंगे तत्व जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं, जिनका यूज होता है, तो प्रकाश का यूज होता है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रेंड्स जो होती है तो वो भी प्रकाश संश्लेषण में एक इंपॉर्टेंट अवयव है, एक इंपॉर्टेंट तत्व है। फिर है जल। बिल्कुल आपने देखा होगा कि जब जो है पेड़ पौधों को जो जल होता है अगर वो नहीं मिलता फ्रेंड तो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो वो सूख जाते हैं या कभी कभी फिर जितना उन्हें ग्रो करना था उतना वो ग्रो नहीं कर पाते हैं।
नेक्स्ट है तापमान, क्योंकि फ्रेंड्स तापमान जो है प्रकाश के ऊपर ही आधारित होता है। भाई प्रकाश ज्यादा होगा तो आपका तापमान भी वहां पे, टेम्परेचर भी पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा होगा। अगर प्रकाश नहीं है तो टेम्परेचर भी वहां पे कम होगा, ठीक है। और बहुत कम टेम्परेचर जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, तो उनके लिए फ्रेंड्स हानिकारक होता है, क्योंकि वहां पे प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है वो फ्रेंड्स बाधित हो जाती है। ओके, खनिज लवण बिल्कुल, तो ये भी जो है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। जिन मृदाओं में, मिट्टियों में खनिज लवण पाए जाते हैं तो वहां पे जो वनस्पतियां उगती हैं या फिर जो पेड़ पौधे उगते हैं वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं। आदि बाह्य कारक एवं पत्ती की संरचना, कह रहा ये तो आंतरिक कारक हैं। ये कैसे? ये आंतरिक कारक हैं। कह रहा बाह्य कारक कौन कौन से हैं जो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं? तो कह रहा है पत्ती की संरचना, की पत्ती की संरचना कैसी है, ठीक है ना। उसमें जो रंध्र है वो छोटे हैं, बड़े हैं, कैसे हैं, पत्ती का आकार कैसा है। प्राणहरिम की मात्रा, जो क्लोरोफिल है पत्तियों में, क्योंकि क्लोरोफिल किसमें होता है? पौधों में, पौधों की पत्तियों में। तो कह रहा है कि उसकी मात्रा कितनी है, कम है कि ज्यादा है या फिर पर्याप्त है। आदि आंतरिक कारक प्रभावित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है? तो फ्रेंड्स महत्व तो हम बिना इसको पढ़ के ही बता सकते हैं कि अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पेड़ पौधों को फ्रेंड्स जो है भोजन नहीं मिल पाएगा, जिससे उनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। और पहली बात तो ग्रोथ की तो बात छोड़ो कि जो पेड़ पौधे हैं फ्रेंड्स वो उगेंगे ही नहीं, है ना। और जो भी चीजें आप देख रहे हो, है ना, वो सारी सारी रुक जाएंगी, क्योंकि कुछ भी चीज हो फ्रेंड्स वो जो है प्रत्यक्ष और या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हमारी जो प्रकृति है, जो पेड़ पौधे हैं उन पर ही आधारित है। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल दे, जैसे मान लो हम चेयर पे बैठे हैं और वो चेयर जो है लकड़ी की बनी है, तो लकड़ी कहां से आई है? पेड़ पौधों से ही आई है। लास्ट में जो बात है फ्रेंड्स वो प्रकृति के ऊपर ही, पेड़ पौधों के ऊपर ही निर्भर करती है, ठीक है। भोज्य पदार्थों का उत्पादन, बिल्कुल भोज्य पदार्थों का उत्पादन जो है प्रकाश संश्लेषण से ही होता है। इवन फ्रेंड्स हमारा भी जो भोज्य पदार्थ बनता है वो भी प्रकाश संश्लेषण से ही बनता है, क्योंकि हम डायरेक्टली पेड़ पौधों पे आधारित होते हैं। भाई जो हम खाते हैं, रोटी खाते हैं ना, तो रोटी गेहूं से मिलती है। गेहूं क्या प्लांट्स नहीं है? गेहूं भी फ्रेंड्स प्लांट्स है। और क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं। वो सभी चीजें तो हमें प्रकृति ही देती है। अगर यही चीज नहीं होगी फ्रेंड्स तो प्रकृति ये चीज हमें नहीं दे पाएगी, हमारा भी भोजन नहीं बनेगा, क्योंकि पेड़ पौधों का भोजन नहीं बनेगा। और हम जो है, जो जीव जंतु है वो पेड़ पौधों के ऊपर ही आधारित हैं। इसलिए कहा गया भोज्य पदार्थों का उत्पादन। फिर कह रहा ऊर्जा का स्रोत, बिल्कुल जब हम भोजन करते हैं तभी तो हमें एनर्जी मिलती है। आप अगर शायद 10 दिन तो बहुत ज्यादा ही दिन हो जाते हैं, आप शायद 2 दिन भोजन ना करो तो आपको पता चलेगा कि आपके शरीर की जो ऊर्जा थी वो बिल्कुल खत्म हो गई है, ठीक है। फिर कह रहा वायुमंडल का नियंत्रण, तो बिल्कुल फ्रेंड जो पेड़ पौधे होते हैं वो वायुमंडल का नियंत्रण करते हैं, क्योंकि वो जो है CO2 को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। CO2 को ऑब्जर्व करते हैं और O2 को जो है बाहर छोड़ते हैं, निकालते हैं, उत्सर्जित करते हैं। कहने का मतलब ये हमारे एनवायरनमेंट को शुद्ध करते हैं। आगे दिया है शुद्धिकरण एवं जैव संतुलन, तो जो जैव संतुलन है वो भी फ्रेंड्स जो है ये बनाए रखते हैं, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण अंतरिक्ष यात्रा में भी इनका जो है कुछ ना कुछ काम या फिर उपयोग होता है। अब हम देखते हैं विषम पोषी पोषण क्या होता है। स्वपोषी के विपरीत कुछ जीवधारी अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते। जैसे कि फ्रेंड्स अधिकतर जो जीव जंतु होते हैं वो सब विषम पोषी ही होते हैं। विषम पोषी को दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं, परपोषी भी हम विषम पोषी को ही कहते हैं। जैसे हम हैं, हमें लगता है कि भोजन हम अपने आप बना लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम कब बना पाते हैं? जब प्रकृति हमें कुछ न कुछ देती है, हम प्रकृति से कुछ न कुछ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने भोजन के रूप में भाई चावल बनाए, ठीक है ना, थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने चावल बनाए, ठीक है, बना तो हमने चावल लिए, लेकिन हमें बताओ चावल हम लाए कहां से? भाई क्या प्रकृति से नहीं लाए? फिर डेफिनेटली हम प्रकृति से लाए। चावल में जो पानी पड़ा, क्या पानी हम प्रकृति से नहीं लाए? हम प्रकृति से ही लाए हैं। हमने कुछ भी बनाया हो हमने प्रकृति से लिया है, हाँ, फिर उसका रूप परिवर्तन कर दिया है, तब जाके उस चीज को हमने बना पाया है। तो हम किसमें आते हैं? विषम पोषी में आते हैं।
तथा भोजन के लिए अन्य जीवों या स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव विषमपोषी या परपोषी कहलाते हैं। परपोषी वाला मैंने आपको जो अभी जस्ट पहले ही बता दिया है। तथा पोषण की यह प्रक्रिया विषमपोषी पोषण या परपोषण कहलाती है। क्या ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? विषमपोषी या फिर परपोषी आपको समझ में आ गया। विषमपोषी या परपोषी जिस प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन को बनाते हैं और ग्रहण करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं विषमपोषी पोषण। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। अमीबा में पोषण, मानव में पोषण, उदाहरण दे रहा है यहाँ पे। यहां तक तो हम लोगों ने कंप्लीट किया था, हाँ कंप्लीट कर लिया था। कह अमीबा में पोषण, मानव में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय एवं सर्वाहारी जीव है। आपने देखा होगा कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है ना, ये सब एक कोशिक जीव हैं। इसमें भोजन के पाचन हेतु विशिष्ट संरचनाओं का अभाव होता है। भोजन का पाचन एक जैविक क्रिया है जो यांत्रिक और रासायनिक सहायता से संपन्न होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आहार नाल के बारे में दे रहा है। आहार नाल, इसमें क्या क्या होती है भाई? ऑप्शनल के रूप में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या रिटन में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आहार नाल की संरचना बताए। तो संरचना का मतलब होता है उसमें कोई चीज किस किस चीजों से मिलकर बनती है, उसी को संरचना बोलते हैं। कह रहा ग्रास नली भी होती है आहार नाल में। छोटी आंत का अंतिम भाग तथा बड़ी आंत के अतिरिक्त सभी भागों में भोजन का पाचन होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि भोजन का पाचन जो है फ्रेंड्स वो कहां कहां होता है। तो आहार नाल, इसमें ग्रास नली में छोटी आंत का अंतिम भाग तथा बड़ी आंत के अतिरिक्त सभी भागों में भोजन का पाचन होता है। आमाशय में अर्धपाचित भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि आमाशय में जो अधपचा भोजन होता है, ठीक है ना, टाइम छोटी आंत की ग्रहणी में आता है जहां यह पित्त रस द्वारा क्षारीय हो जाता है। ठीक है, अब छोटी आंत के बारे में पढ़ते हैं। छोटी आंत में अग्न्याशयी रस द्वारा भोजन का पूर्ण पाचन एवं अवशोषण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे ऑप्शनल के रूप में भी या फिर वैसे भी रिटन में भी आपसे ये पूछा जा सकता है। छोटी आंत भोजन के पाचन तथा अवशोषण का मुख्य केंद्र होती है, या फिर आपसे मान लिया छोटी आंत जो है उसका महत्व ही पूछा जा सकता है, या छोटी आंत के आपसे जो कार्य भी पूछे जा सकते हैं। यह लगभग 6 से 7 मीटर लंबी तथा इतने सेंटीमीटर चौड़ी होती है, 2.5 सेंटीमीटर। अत्यधिक कुंडलित नली होती है। कुंडलित का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कई जीव जंतु देखे होंगे, अगर फ्रेंड्स उन पे थोड़ा सा दबाव बनता है तो वो आपको अपने आप को रोल कर लेते हैं इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं कुंडलित बोलते हैं। ठीक है ना? चलिए फिर आगे देखते हैं। यहां तक हो गया। बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं। बड़ी आंत में जल का पुनरावशोषण होता है। यहां से शेष अपचित भोजन मलाशय में चला जाता है, मतलब जो अपशिष्ट चीजें हैं वो दूसरी जगह चली जाती हैं। बड़ी आंत आहार नाल का अंतिम भाग है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। पूछा जा सकता है ऑप्शनल के रूप में कि आहार नाल का सबसे अंतिम भाग कौन सा है, तो फ्रेंड्स बड़ी आंत है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर होती है तथा चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर के आसपास आप मान सकते हैं। पोषण शब्द उन सभी क्रियाओं के कुल योग को प्रदर्शित करता है जिसमें कच्चे भोज्य पदार्थों को शरीर में उपयोगी पदार्थों में बदला जाता है। इसमें प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न उपापचयी क्रियाओं तथा मरम्मत व वृद्धि हेतु किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? पोषण। पूछा जा सकता है आपको, आपसे जो है रिटन फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब इधर साइड के इंपॉर्टेंट जो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, तो उन्हें भी फ्रेंड जो है डिस्कस कर लेते, इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है ना? चलिए, पोषण के प्रकार यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। लार ग्रंथियों द्वारा टायलिन कह रहा है, एक तो लार ग्रंथियों द्वारा टायलिन या इमाइलेज या लाइसोजाइम एंजाइम का श्रावण होता है। अमाशयी जठर ग्रंथियों द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एवं रेनिन एंजाइम तथा गास्ट्रन हार्मोन का श्रावण होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको प्लीज देखते हुए चलना है। ठीक है ना? यकृत, अब यकृत जो लीवर होता है फ्रेंड्स, उसकी क्या भूमिका रहती है हमारे पाचन में?
तो कह रहा है यकृत द्वारा पित्त रस का निर्माण किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, बहुत बार ऑप्शन के रूप में पूछा गया है कि बताओ जो पित्त रस है उसका निर्माण हमारे शरीर के किस अंग में होता है। तो जो लीवर होता है, जो यकृत होता है, वहां पे फ्रेंड्स पित्त रस का जो है निर्माण होता है। हाँ, पित्त रस का निर्माण पूछे तो यकृत में होता है, लेकिन अगर पूछे पित्त रस जो है वो इकट्ठा कहां होता है, वो स्टोर कहां होता है, तो आप पित्ताशय बताएंगे। ठीक है, तब आपका आंसर जो है फ्रेंड्स वो चेंज हो जाएगा। जो वसा के पाचन में सहायक है। अगला देखें, अग्नाशय द्वारा इमाइलेज, लाइपेज एवं ट्रिप्सिन एंजाइम का स्रावन होता है। शरीर में उपस्थित वह तंत्र जो ग्रहण किए गए भोजन का पाचन तथा अवशोषण करता है, पाचन तंत्र कहलाता है। इसे दो मुख्य भागों में बांटा जाता है, आहार नाल एवं पाचक ग्रंथियां। ठीक है, चलिए इसके भी वो देख लेते हैं सब पार्ट्स कौन कौन से। आहार नाल, इसकी शुरुआत मुख एवं मुखगुहा द्वारा होती है। यहाँ भोजन का चवर्ण दांत एवं जीभ द्वारा तथा आंशिक पाचन लार द्वारा होता है। मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, 8 कृंतक होते हैं, 4 रदनक होते हैं, 8 अग्रचवर्णक होते हैं एवं 12 चवर्णक होते हैं। फिर सूत्र आप देख लेना, मुख गुहिका का पिछला भाग ही ग्रसनी कहलाता है। यह भाग 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी कीपाकार नली होती है, जो कि वायु व भोजन का समार्ग होती है। अगला देख लेते हैं, ग्रसनी एवं ग्रासिका भोजन का आमाशय में लेकर जाते हैं। भोजन पाचन हेतु जठर रस का स्रावन करती है। आमाशय लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा आहार नाल का सबसे चौड़ा थैली नुमा भाग होता है, जो कि जे के आकार का होता है। ग्रसिका पतली, पेशी, संकुचनशील एवं लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी नली है। ग्रसनी निगल द्वार द्वारा आहार नाल के दूसरे भाग अर्थात ग्रास नली में खुलती। पाचक ग्रंथियां, भोजन के पाचन में लार, जठर रस, पित्त रस, अग्नाशयी रस एवं आंतरी रस प्रयुक्त होते हैं, जो विभिन्न एंजाइमों द्वारा भोजन के विभिन्न संघटकों का पाचन विघटन करते हैं। मुख गुहिका में पाचन मुख्य द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लाइसोजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। आमाशय में पाचन, आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर जो ग्रंथियां होती हैं और जो जठर रस का स्रावन करती हैं। ठीक है ना, जठर रस में इतने प्रतिशत कह रहा है कि फ्रेंड्स जल होता है 97 से 99%, और जो 9.20 से 0.5% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। पेप्सिन, जठर लाइपेज, रेनिन आदि एंजाइम श्लेष्म के साथ पाए जाते हैं। जिसका पीएच होता है 2 से 3.5 होने के कारण यह अम्लीय होता है। ठीक है ना, किसके बारे में बात हो रही है, तो फ्रेंड्स जो आमाशय है उसके बारे में बात हो रही है। फिर है, इतना हो गया छोटी आंत में पाचन। छोटी आंत का अग्रभाग जो ग्रहणी कहलाता है। भाई छोटी आंत के भी 3 पार्ट्स होते हैं, तो कह रहा है कि जो आगे वाला भाग होता है अग्रभाग, जिसको हम ग्रहणी कहते हैं, में यकृत से पित्त रस एवं अग्नाशय से अग्नाशयिक रस भी आकर पाचन क्रिया में सहायता करता है। उपरोक्त दोनों रसों के अतिरिक्त छोटी आंत में स्थित क्या लिखा है, लिवर कुहन की दरारें आंतरी रस का स्रावन करती हैं। छोटी आंत में रंसांकुर एवं सूक्ष्मांकुर द्वारा भोजन का अवशोषण होता है। सो फ्रेंड्स ये जो है आपका चैप्टर नंबर 5 था और पार्ट नंबर भी 5 था। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर ऐसे फ्रेंड्स आपके सर्कल में है जो कि किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें आपकी साइंस जो है फ्रेंड्स में पूछी जाती है, चाहे क्लास 10 हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एमएमएस हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइंस जो है फ्रेंड्स आती है, तो वहां तक आप हमारी इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी हेल्प करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।